प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए हिंदी आलोचना में मतीराम और देव, हिंदी आलोचना में मतीराम और देव अर्थात रीतिकाल के दोनों महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका हम लोग अध्ययन और अनुशीलन करने जा रहे हैं इग्नू नेट से। तो इस इकाई की जो रूपरेखा है उसे देख लीजिए आप लोग। सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना, मतीराम और देव, कवि, व्यक्तित्व, आचार्य तत्व देखेंगे मतीराम का। हिंदी आलोचना में मतीराम, जिसके अंतर्गत हम लोग उप शीर्षक के रूप में हिंदी आलोचना का आरंभिक दौर और मतीराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीनों की दृष्टि में मतीराम, मतीराम के अन्य आलोचक, हिंदी आलोचना में देव, हिंदी की तुलनात्मक आलोचना और देव, शुक्ल युगीन आलोचना और देव, देव के अन्य आलोचक, हिंदी पाठ्य आलोचना और शोध में मतीराम और देव, आलोचना के समकालीन परिदृश्य में मतीराम और देव, सीमा और संभावनाएं। सारांश देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखते हुए अभ्यास प्रश्न करते हुए कुछ उपयोगी पुस्तकें देख लेंगे कि जिसके माध्यम से हम लोग मतीराम और देव को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, उन उपयोगी पुस्तकों को। तो इस इकाई का जो उद्देश्य है उसको देख लीजिए आप लोग। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में काव्य कला और आचार्य परंपरा के लिए जाना जाता है। 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फैले इस काल खंड में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धाराओं के साथ कई अन्य काव्य धाराओं के भी कवि अपने आचार्य तत्व और कविताई के साथ मौजूद हैं। रीति काव्य धाराओं के कवियों को हिंदी आलोचना में विविध ढंग से विवेचित, विश्लेषित किया गया है। इस इकाई में रीतिबद्ध कवि मतीराम और देव के कवित्व और रीतिकाल में उनके योगदान का हिंदी आलोचना में किस प्रकार विश्लेषण, विवेचन किया गया है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप रीतिबद्ध कवि मतीराम और देव के कवि, व्यक्तित्व और आचार तत्व का विवेचन कर सकेंगे। हिंदी आलोचना के आरंभिक दौर में मतीराम और देव विषयक आलोचना को समझ सकेंगे। द्विवेदी युगीन आलोचनात्मक आलोचना में देव के महत्व का उद्घाटन कर सकेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीन आलोचना में मतीराम और देव के मूल्यांकन को समझ सकेंगे। मतीराम शुक्लोत्तर युगीन आलोचना में मतीराम, शुक्लोत्तर युगीन आलोचना में मतीराम और देव विषयक आलोचना की परख कर सकेंगे और हिंदी की समकालीन आलोचना में मतीराम और देव विषयक आलोचना की सीमा और संभावनाओं की पड़ताल कर सकेंगे। ठीक, इस इकाई की जो भूमिका है, मतलब मतीराम और देव को समझने के लिए, उसको देख लीजिए। रीतिकाल को कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल आदि नामों से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक फैले इस कालखंड में अनेक काव्य धाराओं के कवि हुए। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त प्रमुख काव्य धाराएं हैं। रीतिबद्ध कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। इन कवियों ने लक्षण को संस्कृत काव्यांग से ग्रहण किया, लेकिन उदाहरण मौलिक कविता का देने के साथ यह रीतिबद्ध कवि कहलाए। वे कवि जो लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने कविता में काव्यशास्त्र के इन अंगों उपांगों का भरपूर प्रयोग किया, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। जो कवि न तो लक्षण ग्रंथ परंपरा को स्वीकार करते हैं और न ही रीति काव्य परंपरा का अनुपालन करते हैं, उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया। रीतिबद्ध प्रतिनिधि कवियों में केशवदास, पद्माकर, देव, मतीराम और सेनापति का नाम प्रमुख है। इन कवियों के मूल्यांकन को लेकर हिंदी आलोचना में आरंभ से वाद विवाद रहा है। हिंदी आलोचना की परंपरा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवियों को लेकर जो कसौटी बनाई, उसे संपोषित करने का काम आचार्य शुक्ल ने भी किया। विक्टोरियाई नैतिकता और
श्रृंगारिकता की विरोधी इस आलोचना दृष्टि का असर बाद तक रहा। गाहे बगाहे कुछ आलोचकों ने रीतिकाल और उसके कवियों की सम्यक आलोचना लिखकर उनका महत्व उद्घाटित किया। स्त्री विमर्श और सौंदर्य श्रृंगार को देखने का नया नजरिया रीतिकालीन कविता को महत्व प्रदान करता है। रीतिबद्ध कवियों में देव और मोतीराम उल्लेखनीय आचार्य कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों में देव और मोतीराम उल्लेखनीय आचार्य कवि हैं। हिंदी आलोचना की परंपरा में इन कवियों का प्रायः सभी प्रमुख आलोचकों ने कलम चलाई है। अधिकांश आलोचक इतिहास ग्रंथों में हैं, कुछ ने स्वतंत्र आलोचना ग्रंथों में इन कवियों के आचार्य तत्व और कवि का व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। इस इकाई में देव और मोतीराम विषयक हिंदी आलोचना की सूक्ष्म पड़ताल की गई है। चलिए, मोतीराम और देव, कवि व्यक्तित्व और आचार्य तत्व। मोतीराम और देव, कवि व्यक्तित्व और आचार्य तत्व। मोतीराम और देव रीतिबद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि कहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि कहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकार तथा आचार्य कवि की संज्ञा देते हैं। रीतिबद्ध कवि काव्य शास्त्र की परंपरा से जुड़ा हुआ काव्य की शिक्षा देने वाला लक्षण ग्रंथों का प्रणयन और उदाहरण स्वरूप मौलिक कविताओं का सृजन इस धारा के कवियों का मुख्य लक्ष्य है। रीतिबद्ध कवियों को भी दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। आलोचकों ने सर्वांग निरूपक अर्थात जो कवि काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों, लक्षणों और काव्यांगों का विवेचन करते हैं। विशिष्टांग निरूपक आचार्य कवि काव्य के कुछ विशिष्ट अंगों का भी विवेचन करते हैं। सर्वांग निरूपक कवियों में देव और विशिष्टांग निरूपक कवियों में मोतीराम का विशिष्ट स्थान है। मोतीराम के जीवन और रचना के बारे में आलोचकों इतिहासकारों ने मतांतर है। मिश्र बंधु विनोद में मोतीराम का परिचय कुछ यूं दिया गया है। एक महाकवि, तिकवापुर जिला कानपुर निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र और सुप्रसिद्ध कवि भूषण के सगे भाई कान्यकुब्ज ब्राह्मण त्रिपाठी वंश में संवत 1774 के लगभग विक्रम संवत 1774 के लगभग उत्पन्न हुए। चूँकि मोतीराम ने अपने ग्रंथों में अपना परिचय नहीं दिया है, सो रचनाओं के और अन्य स्रोतों के आधार पर इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया है। रीतिकाल के विशेषज्ञ डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी साहित्य कोश में मोतीराम नामक दो कवियों का उल्लेख किया है। पहले मोतीराम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर के निवासी रीतिकालीन कवि चिंतामणि और भूषण के सगे भाई थे। दूसरे मोतीराम का परिचय केवल वृत्त कौमुदी के आधार पर किया गया। प्रथम मोतीराम ही रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। मोतीराम का अधिकांश समय बूंदी दरबार में बीता। ये ललित ललाम रचना में मोतीराम ने बूंदी के राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में मोतीराम के निम्न ग्रंथों का उल्लेख किया है। पहला ललित ललाम, दूसरा रसराज, तीसरा साहित्यसार, चौथा लक्षण श्रृंगार, पांचवा है मोतीराम सतसई। ये ग्रंथ अधिकांशतः भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का स्रोत ग्रहण कर लिखे गए हैं। इनके अलावा फूल मंजरी मोतीराम का अप्रकाशित ग्रंथ है। यह ग्रंथ मोतीराम के आरंभिक दौर की रचना है। मोतीराम के रसराज ग्रंथ को बिहारी सतसई और केशव कीर्ति रसिक प्रिया की श्रेणी में माना जाता है। रसराज में मोतीराम ने 58 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। ललित ललाम मोतीराम की प्रसिद्धि का आधार है। यह ग्रंथ जयदेव के चंद्रालोक और अजय दीक्षित के कुलयानंद के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रंथ में 180 अलंकारों और उपभेदों का वर्णन किया गया। मोतीराम सतसई स्वतंत्र मुक्तक काव्य संग्रह है। मोतीराम सतसई की तुलना बिहारी सतसई से
करना गलत न होगा। सौंदर्य बोध की तुलना करते हुए दोनों कवियों का यह दोहा देखा जा सकता है। बिहारी, इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाही, देखे बनय न देखते बिन देखे कुलाही। मोतीराम, बिन देखे दुख के चलही, देखे सुख के जाही, कहूँ लाल उन दृगनी के आंसू क्यों ठहराही। मोतीराम जितने बड़े आचार्य हैं उससे बड़े कवि हैं। काव्य शास्त्री परंपरागत छंद और अलंकार का स्रोत ग्रहण कर कर उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके मौलिक काव्य की व्याप्ति उनके आचार्य तत्व रूप से अधिक है। महाकवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। उन अनेक राजाओं और रईसों के दरबार में रहने वाले देव का देहावसान 1767 ईस्वी में हुआ। 1673 में जन्मते हैं, 1767 में चल बसते हैं। देव के गुरु का नाम हित हरिवंश है। ठीक, हित हरिवंश है। हित हरिवंश वृंदावन के रहने वाले थे। यहीं पर देव का विद्या अध्ययन हुआ। देव आजम शाह, अकबर, अली खां, भवानी दत्ते और भोगी लाल जैसे राजा रईसों के दरबार में रहे। रचनाओं की दृष्टि से देव की रचनाओं की संख्या ऋतुकालीन कवियों में सर्वाधिक है। वैसे संख्या तो 72 तक बताई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इनके ग्रंथों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ऋतुकालीन प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। कोई इनकी रची पुस्तक की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है। पहला भाव विलास, दूसरा अष्टयाम, तीसरा भवानी विलास, चौथा सुजान विनोद, पांचवा है प्रेम तरंग, छठा है राग रत्नाकर, सातवां है कुशल विलास, आठवां है देवचरित, नौवां है प्रेम चंद्रिका, 10वां है जाति विलास, 11वां है रस विलास, 12वां है काव्य रसायन या शब्द रसायन, 13वां है सुख सागर तरंग, 12वां है वृक्ष विलास, 15वां है पावस विलास, 16वां है ब्रह्म दर्शन, 17वां है तत्व दर्शन पचीसी, 18वां है आत्मदर्शन पचीसी, 19वां है जगदर्शन पचीसी, 20वां है रसानंद लहरी, 21वां है प्रेम दीपिका, 22वां है नक्सिक, 23वां है प्रेम दर्शन। इनमें प्रमुख रचनाएं भाव विलास, शब्द रसायन, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, भवानी विलास, प्रेम तरंग और सुजान विनोद। भाव विलास में अलंकार और श्रृंगार का निरूपण है। शब्द रसायन में शब्द गुण, रीति और छंद का विवेचन है। अष्टयाम में नायक नायिका भेद और उनकी दिनचर्या का वर्णन है। इसी रूप में देव को सर्वांग निरूपक आचार्य कवि कहा है। देव आचार्य भी बड़े हैं और कवि भी बड़े। आचार्यों में उनकी तुलना मम्मट से की जाती है तो कवि के रूप में बिहारी से उनकी तुलना कई आलोचकों ने की है। देव के प्राप्त ग्रंथों में अधिकांश रीति ग्रंथ ही हैं। भाव विलास, रस विलास, शब्द रसायन और भवानी विलास में रस अलंकार, छंद, शब्द गुण और नायक नायिका भेद का विशद विवेचन आचार्य कवि देव ने किया है। श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हुए देव ने भाव विलास में लिखा है, कवि देवदत्त श्रृंगार रस सकल भाव संयुक्त संचयो, सब नायिकादि नायक सहित अलंकार वर्णन रच्यो। ऋतिबद्ध आचार्य कवि देव
वैसे तो सर्वांग निरूपक कवि हैं, लेकिन प्रधानतः रसवादी है। रसों की चर्चा करते हुए उन्होंने संचारी भावों में 34वां संचारी भाव जोड़ा है। शब्द शक्तियों की उन्हें गहरी जानकारी है। अविधा को उत्तम काव्य मानने वाले देव व्यंजन को अधम और कुटिल काव्य कहते हैं। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस, कुटिल उल्टी कहत प्रवीण। देव का कवि व्यक्तित्व भी व्यापक और विशाल है। उनकी कविता में श्रृंगार को केंद्रीयता प्राप्त है। उनके अधिकांश ग्रंथों में श्रृंगार रस के महत्व का विवेचन है। उन्होंने सभी रसों में श्रृंगार को रस राज का दर्जा दिया है। भवानी विलास में देव ने श्रृंगार रस की प्रशंसा करते हुए लिखा, भूल कहत नव रस सुकवि, सकल मूल श्रृंगार, तेहि उछाह निर्वेद लय वीर शांत संचार। ठीक, कवि देव की कविता में प्रकृति और सौंदर्य का सजीव चित्रण है। देव की कविता में चित्रकारिता उनको ऋतिकाल का विरल कवि बनाती है। वस्तु और भाव दोनों में उन्होंने प्रकृति और सौंदर्य का अद्भुत चित्र खींचा है। देव का शब्द भंडार विपुल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग इनकी कविता में अधिक है। हिंदी आलोचना में मोतीराम। आधुनिक हिंदी आलोचना का ऋतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से गहरा जुड़ाव है। हिंदी आलोचना के सिद्धांत की स्वरूप की बनावट तो ऋतिकालीन शास्त्रीय आलोचना पद्धति से जुड़कर विकसित होती है, लेकिन व्यवहारिक आलोचना का संबंध आधुनिक नवजागरण कालीन परिस्थितियों से है, जिसमें शास्त्र की अपेक्षा लोक और समाज को अधिक महत्व दिया गया। साहित्य की अवधारणा के साथ आलोचना की अवधारणा भी बदली। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास के रूप में विवेचित किया गया, तो आलोचना की सामाजिकता का विकास हुआ। हिंदी आलोचना के इस नए कलेवर के साथ युगीन साहित्य और पूर्ववर्ती साहित्य का अलग अलग दृष्टिकोणों से मूल्यांकन हुआ। ऋतिकालीन कवियों और उनकी कविता को लेकर हिंदी आलोचना में मतांतर रहा। आलोचकों और इतिहासकारों का एक वर्ग ऋति कवियों को दरबारी और श्रृंगारिक मानकर उनको कमतर आंकता है, तो दूसरे वर्ग के आलोचक ऋतिकालीन कवि और कविता को हिंदी कविता की सहज परंपरा का विकास और कविता के समृद्ध युग के रूप में विवेचित करते हैं। आलोचना और इतिहास दृष्टि के इसी आलोक में ऋतिबद्ध कवि मोतीराम और देव विषयक हिंदी आलोचना का विवेचन करना होगा। हिंदी आलोचना का आरंभिक दौर और मोतीराम। हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी आलोचना की पहली किताब भारतेंदु की नाटक और दृश्य काव्य नामक पुस्तिका, और इसी युग में नागरी प्रचारणी पत्रिका में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री के लेख समालोचना का भी नाम दर्ज किया जाता है। ऋतिकालीन कवियों के काव्य को समझने और उनके मूल्यांकन का प्रथम प्रयास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आरंभिक रचनाओं में दर्ज किया गया। औपनिवेशिक इतिहास लेखन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में रसराज को अपने प्रमुख ग्रंथों के रूप में विवेचित किया है। मिश्र बंधु ऋतिकाव्य के मर्मी आलोचक हैं। अपने ग्रंथ नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने मोतीराम की कविताई का गहन विवेचन किया है।
मतिराम की भाषा की प्रशंसा करते हुए मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि मतिराम की भाषा मधुर संयुक्त वर्णों और अनुप्रास के इष्ट से रचित तथा सभी गुणों विशेषतः माधुर्य एवं प्रसाद से संपन्न तथा भावों के अनुसार गंभीर है। इसी दौर में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का मतिराम की कविताई का विवेचन करते हुए इसी संदर्भ में इसी दौर में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का मतिराम की कविताई का विवेचन करते हुए मतिराम सतसई नामक लेख माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इन आरंभिक हिंदी आलोचना और इतिहास ग्रंथों लेखों में मतिराम के कवित्व का प्रशंसा की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीनों की दृष्टि में मतिराम हिंदी आलोचना में द्विवेदी युग को तुलनात्मक आलोचना के लिए जाना जाता है। यूँ इस आलोचना में देव और बिहारी के बीच तुलना को केंद्रीय किया गया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नायिका वेद विषयक निबंध में रीतिकाल की नकारात्मक छवि के संबंध में हिंदी आलोचकों को काफ़ी प्रभावित किया। फिर युगीन परिस्थिति में नवजागरण की सुधारवादी चेतना का भी असर था, जिसमें रीतिकाल के श्रृंगार सौंदर्य और नायिका भेद को भला क्यों पसंद किया जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के ऐसे मर्मी आलोचक हैं जिन्हें भारतीय संस्कृत काव्यशास्त्र की गहरी पहचान थी, पश्चिमी ज्ञान मीमांसा की परख भी थी और सबसे बढ़कर कविता को देखने और विवेचित करने की विवेक संपन्न संवेदनात्मक आलोचना दृष्टि थी। युगीन परिस्थिति में रीतिकाल विषयक आलोचना का प्रभाव उन पर भी पड़ा। कविता के मर्मी आलोचक के रूप में वह मर्यादा, नैतिकता और शास्त्रीयता के उत्कृष्ट मूल्यों को अधिक तरजीह देते थे। कविता में चमक दमक और रहस्यवाद उन्हें भाता नहीं था, तो रीतिकालीन कविता की आंतरिक संवेदना को पसंद करते हुए भी वह रीतिकालीन कविता के श्रृंगारिकता और चमक को पसंद नहीं करते। जहाँ कृत्रिमता चमक की जगह स्वाभाविकता दिखाई पड़ी उसे वह प्रशंसित करने में नहीं चुके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस आलोचना दृष्टि का प्रभाव उनके द्वारा की गई रीतिकालीन कवियों की आलोचना में बखूबी देखा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि मतिराम का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस दृष्टि के असर को हम देख सकते हैं। मतिराम की कविता में व्याप्त सहजता और स्वाभाविकता को उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण मानते हुए वह लिखते हैं कि मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। भाषा शब्द आडंबर से सर्वथा मुक्त है, केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए असक्त शब्दों की भर्ती नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा में कृत्रिमता को पसंद न करने वाले आचार्य शुक्ल मतिराम की कविता में सीधी सरल भाव व्यंजना को खूब पसंद करते हैं। यहाँ तक कि रीतिकाल के बहु प्रशंसित कवि बिहारी की तुलना में मतिराम की काव्य चेतना को उत्तम मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में कहें तो भाषा के समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान चक्करदार नहीं, वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार
की झूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भावभूति दिखाते, इनमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। एक खास बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोतीराम की कविता के बारे में लिखते हैं जो एकदम सटीक लगती है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मोतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग्वैधव्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवैया की लय के द्वारा संगठित होता है। मोतीराम की इस कविता से शुक्ल जी की यह बात पुष्ट होती है। कुंद को रंग फीको लगे झलकै अति अंग निचारु गोरा आई, आँखिन में अलसानी चित्तों में मंजु विलास की सरसाई, को बिनु मोल बिकान नहीं मोतीराम लहे मसुकानी मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नए नहीं, त्यों त्यों खरी करैसी निक आई। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन आलोचकों और इतिहासकारों की मोतीराम विषयक आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही प्रभाव अधिक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध के इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास और रामाशंकर शुक्ल रसाल के इतिहास ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने ग्रंथ में मोतीराम के काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि मध्यकाल के अनुरागवती गृहवधू का जैसा मार्मिक और वास्तविक चित्र मोतीराम ने किया है, वैसा अन्य कवियों ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने अनेक रीतिकालीन कवियों की ग्रंथावली का संपादन किया और हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में रीतिकाल का विशद विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह आचार्य विश्वनाथ भी मोतीराम की कविता में भाव प्रवणता और उनकी ऋजुता की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि रीतिबद्ध काव्य करने वालों में मोतीराम विलक्षण कवि दिखाई देते हैं। कवियों की 2 श्रेणियां हो सकती हैं, एक जो अनुभूति पर अधिक ध्यान रखते हैं, दूसरे जो चमत्कार पर अधिक दृष्टि देते हैं। यह सत्य है कि अनुभूति पर विशेष ध्यान देने वाले के लिए शब्द चमत्कार में उलझने की अपेक्षा नहीं रहती। भाव की भी 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं, समस्थिति और विषम स्थिति। भाव की विषम स्थिति की व्यंजना करने वाले के लिए उक्ति की भंगिमा अपेक्षित होती है, क्योंकि भाव की विषम स्थिति को व्यक्त करने के लिए ऋजु मार्ग समर्थ नहीं है। घनानंद ने विषम अनुभूति के लिए इसी से वाणी का बंकिंग मार्ग ग्रहण किया है। मोतीराम का मार्ग ऋजु है, इसलिए यह बेखटके कहा जा सकता है कि इनकी रचना को हृदयंगम करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उस परंपरा के आलोचकों ने समवेत रूप में से मोतीराम की कविता में व्याप्त भावों की गहराई और ऋजुता की प्रशंसा की है। मोतीराम के अन्य आलोचक हिंदी आलोचना में रीतिकालीन कवियों पर लिखने वाले आलोचकों में भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और जगदीश गुप्त का नाम विशेष है। भागीरथ मिश्र अपने हिंदी रीतिकाव्य पुस्तक में आचार्य से अधिक कवि के रूप में मोतीराम को महत्व देते हैं।
उन्हीं के शब्दों में कहें तो ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले सुकुमार कल्पना के कवि मोतीराम का काव्य भी रीतिकाव्य का प्रतिनिधित्व करता है। उनके ग्रंथों में ललित ललाम रसराज आदि में यद्यपि लक्षण दिए हुए हैं, फिर भी प्रधानता उदाहरण काव्य की ही है। अतः उनकी गणना रीति आचार्यों से अधिक रीति कवियों में होती है। जगदीश गुप्त की पुस्तक रीतिकाव्य में मोतीराम को ब्रजभाषा के कवियों में मधुरतम कवि के रूप में विवेचित किया गया है। जगदीश गुप्त लिखते हैं कि मोतीराम संपूर्ण ब्रजभाषा काव्य के मधुरतम कवियों में हैं। स्वाभाविक शब्द योजना तथा रस सरस और रमणीय कोमल भाव निरूपण उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। हिंदी आलोचना में डॉक्टर नागेंद्र को रीतिकाव्य के मर्मी आलोचक के रूप में जाना जाता है। रीतिकाव्य की भूमिका उनका प्रमुख ग्रंथ है। भागीरथ मिश्र से अलग डॉक्टर नागेंद्र मोतीराम को रीतिबद्ध कवियों की तरह आचार्य कवि कहना पसंद करते हैं। उनका तर्क है कि यदि मौलिकता की दृष्टि से विचार किया जाए तो रीतिकाल का कोई भी कवि आचार्य की कोटि में नहीं आ सकता। अतः जिस प्रकार गंभीर अध्ययन और विवेचन परंपरा को अवतरित करने के कारण रीतिकाल के अनेक कवियों को आचार्य कहा जाता है, उसी प्रकार मोतीराम भी श्रृंगार और अलंकार के क्षेत्र में इस पद के अधिकारी हो सकते हैं। इसी परंपरा में मोतीराम के आचार्य तत्व की विवेचना करने वाले आलोचक प्रभुदयाल मित्तल और राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी मोतीराम के आचार्य तत्व की प्रशंसा करते हैं। हिंदी आलोचना में देव रीतिबद्ध कवियों में देव को श्रेष्ठ कवि के रूप में विवेचित किया गया है। हिंदी आलोचना और इतिहास लेखन के आरंभ से ही देव को गौरव दिया गया। आरंभ में देव के छंदों का संकलन कर उनके महत्व को उद्घाटित किया गया। कालिदास त्रिवेदी ने रत्न हजारा में, अंबिका दत्त व्यास ने श्रृंगार विलासनी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सिंदूर नाम से देव के छंदों का संकलन किया। इतिहास ग्रंथों में शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि मानकर विवेचना की गई है। हिंदी की तुलनात्मक आलोचना और देव। हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का दौर द्विवेदी युग का है। मिस्र बंधु अर्थात गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई मतलब तीनों मिश्र थे। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र को ही हम लोग मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। इनकी कृति हिंदी नवरत्न को तुलनात्मक आलोचना की पहली कृति माना जाता है। इस ग्रंथ में तमाम कवियों के बीच तुलसी और बिहारी के बारे में उनका मूल्यांकन सराहनीय है। इसी युग के पदम सिंह शर्मा की आलोचना में, पदम सिंह शर्मा मतलब मिश्र बंधु जो हैं वो ये सब लोग द्विवेदी युग के आलोचक हैं। ठीक, पदम सिंह शर्मा की आलोचना में भी तुलनात्मक समीक्षा को देखा जा सकता है, लेकिन इसी दौर की सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ वह है जिसमें देव और बिहारी की तुलना की गई है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का ग्रंथ देव और बिहारी एवं इसके जवाब में लिखा गया लाला भगवान दीन का बिहारी और देव खूब चर्चित हुआ। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी की रचना भी पंडित पदम सिंह शर्मा की पुस्तक बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया में हुई। मिश्र जी की पुस्तक में देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि माना गया।
नायिका वर्णन के संदर्भ में देव को बिहारी से बेहतर मानते हुए मिश्र जी ने लिखा है, देव ने प्रक्रिया का वर्णन किया है और अच्छा किया है, परंतु प्रक्रिया प्रेम की उन्होंने निंदा भी खूब की है, और स्वकिया का वर्णन उससे भी बढ़कर किया है। मुग्धा स्वकिया के प्रेमानंद में देव जी मग्न दिखलाई पड़ते हैं, पर बिहारी लाल ने प्रक्रिया का वर्णन स्वकिया के अपेक्षा अधिक किया है और अच्छा भी किया है। इस प्रकार के वर्णनों से कवि की साहित्य मर्मज्ञता एवं रचना चातुरी झलकती है, परंतु कवि के चरित्र के विषय में संदेह होता है। आगे भाषा के संबंध में देव और बिहारी की भाषा की प्रशंसा इन शब्दों में कहते हैं, देव की भाषा बिहारी लाल की भाषा से कहीं अच्छी है। ठीक, देव की भाषा बिहारी लाल की भाषा से कहीं अच्छी है। लाला भगवान दीन द्विवेदी युग के इसी धारा के आलोचक हैं। मिश्र जी की पुस्तक देव और बिहारी की प्रक्रिया में उन्होंने बिहारी और देव पुस्तक लिखी। इस तुलनात्मक आलोचना में लाला जी ने बिहारी और देव के बारे में जो निर्णय दिया है उसके कुछ उदाहरण देखिए। बिहारी की कविता बहुत ऊंचे दर्जे की है, देव उस ऊंचाई तक नहीं पहुँचे। हम बिहारी को एक बड़ा कवि मानते हैं और देव को हक्कड़ कवि जो भी हो। तुलनात्मक आलोचना की इस प्रक्रिया में इन कवियों का भले ही कुछ कल्याण हुआ हो, लेकिन हिंदी आलोचना की परंपरा को यह समृद्ध करने वाला न था। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी चेतना से युक्त इस आलोचना का बाद में विकास भी इन्हीं कारणों से हुआ। इस युग की आलोचना में द्विवेदी जी की आलोचना का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में दिखाई देता है। द्विवेदी जी भी रीतिकाल के विरोधी आचार्य हैं। द्विवेदी जी भी रीतिकाल के विरोधी आचार्य हैं, जिसका प्रभाव शुक्ल जी पर भी है। ठीक, अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन उसमें आलोचना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक धरातल का विस्तार होता है। शुक्ल युगीन आलोचना और देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कवित्व, शक्ति और मौलिकता की खूब प्रशंसा करते हैं। उन्हीं के शब्दों में कहें तो इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी उत्तम कविताओं का उदाहरण जो शुक्ल जी ने अपने इतिहास में दिया है, उसमें प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का यह खूबसूरत उदाहरण देखिए। झरी झरी जिनी बूंद है रति मानो, धरी धरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहे यो श्याम मोसो, चलो झूली को आज, फूली न समानी भई ऐसी है मगन में। सोए गए भाग्य मेरे जानी, आज जगन में आँख खोली देखो, तो न घन है न घन श्याम। बई छाई बूंद मेरे आंसू हुए द्रिगन में। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन और उस परंपरा के आलोचकों में देव के काव्य का मूल्यांकन करते हुए प्रायः शुक्ल जी के ही विचारों का अनुकरण किया गया। आचार्य श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में यह दृष्टव्य है। शुक्लोत्तर आलोचकों में डॉक्टर नागेंद्र ने देव का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ देव और उनकी कविता में देव के काव्य बोध और भारतीय जन जीवन पर उनके परख की प्रशंसा की है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में बहुत भ्रमण किया था। जाति विलास में उन्होंने मगध, मालवा, आभीर, केरल, द्रविड़, कश्मीर आदि सभी प्रांतों की स्त्रियों की बाह्य विशेषताओं को, उनकी आकृति और वेशभूषा का सटीक वर्णन किया है। देव के कवि
देव के कवि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर नागेंद्र ने देव और उनकी कविता में लिखते हैं कि देव ने श्रृंगार के स्थूल पक्ष के साथ ही सूक्ष्म पक्ष का भी वर्णन किया है। चूंकि काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, अतः काव्य गंभीरता का होना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि कवि स्वभाव से भी गंभीर थे। राग के साथ वैराग्य का सम्मिश्रण कवि के स्वभाव में मिलता है। शुक्ल परंपरा के आलोचक और इतिहासकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने देव के काव्य में विविधता की तलाश की है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में वे देव के काव्य वैशिष्ट्य का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं कि मतलब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि देव कवि में विविधता की ओर प्रवृत्त होने की रुचि विशेष थी और उन्होंने सभी प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। साहित्य के साथ संगीत भी है और तत्व दर्शन भी। शब्द काव्य भी लिखा और उस समय के अनुरूप संवादों द्वारा नाट्य काव्य भी प्रस्तुत किया। केवल कविता ही नहीं, शास्त्र का भी निर्माण किया। शुक्ल युगीन और उसके बाद के प्राय सभी बड़े आलोचकों ने देव के आचार्य तत्व और कवित्व की प्रशंसा की है। देव के अन्य आलोचक डॉक्टर नागेंद्र के बाद देव के आलोचकों में लक्ष्मीधर मालवीय का नाम प्रमुख है। उनकी पुस्तक देव के लक्षण ग्रंथों का पाठ और पाठ्य समस्याएं, ठीक, लक्ष्मीधर मालवीय का पुस्तक है देव के लक्षण ग्रंथों का पाठ्य और पाठ्य समस्याएं में देव के आचार्य तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया। पूर्ववर्ती आलोचना की तरह इनके ग्रंथ में देव के कवित्व प्रधान आचार्य तत्व को महत्व दिया गया है। कवित्व प्रधान आचार्य तत्व को महत्व दिया गया है। लक्ष्मीधर जी ने इस ग्रंथ में बताया है कि देव श्रृंगार को रसराज मानते हैं और नायिका भेद को मौलिक ढंग से विवेचित करते हैं। नई कविता के उद्भावक कवि आलोचक जगदीश गुप्त, नई कविता के उद्भावक कवि आलोचक, कवि भी हैं और आलोचक भी हैं, कवि आलोचक जगदीश गुप्त अपने ग्रंथ रीतिकाव्य में देव को आचार्य से बड़ा कवि मानते हैं। उन्हीं के अनुसार देव का आचार तत्व उनके कवित्व के समकक्ष सिद्ध नहीं होता। देव उस कवियों में से थे जिन्होंने काव्य शास्त्र को युग धर्म समझकर ग्रहण कर लिया था, जबकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति काव्य रचना की ओर ही विशेष संलग्न रही। उनकी प्रतिभा का प्रस्फुटन इसलिए काव्य के क्षेत्र में अधिक और शास्त्र के विवेचन में कम हुआ। समकालीन आलोचना और इतिहास लेखन में कुछ और भी ग्रंथ हैं जो देव के कवि और आचार्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। उनमें है बच्चन सिंह का रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, विजयपाल सिंह का हिंदी रीतिकाव्य, सत्यदेव चौधरी का रीति काव्य के प्रमुख है। हिंदी पाठ आलोचना और शोध में मतीराम और देव, हिंदी पाठ आलोचना और शोध में मतीराम और देव। हिंदी आलोचना में पाठ आलोचना और शोध कार्य का भी विशेष महत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली जैसी पाठ्य आधारित आलोचना में भक्तिकालीन कवियों का पाठ संचयन और विवेचन किया, तो उनकी परंपरा के आलोचक हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण, रसखान, गणानंद आदि कवियों की कविताओं का संकलन किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतीराम ग्रंथावली का संपादन किया, जिसका प्रकाशन संवत 2018 में दुलारे लाल गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ से हुआ। मतीराम पर कई उल्लेखनीय शोध कार्य भी हुए जो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुए। इन शोध ग्रंथों में मतीराम कवि और आचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार भारती साहित्य मंदिर दिल्ली से प्रकाशित हुआ और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह महाकवि मतीराम और मध्यकालीन हिंदी कविता में अलंकरण वृत्ति का प्रकाशन हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से हुआ। इन पाठ केंद्रीय आलोचना ग्रंथों और शोध ग्रंथों में मतीराम के कवि व्यक्तित्व और आचार तत्व के संबंध में महत्वपूर्ण उद्भावनाएं हैं।
बिहारी और घनानंद के बाद देव रीतिकाल के सर्वाधिक प्रशंसित कवियों में से एक है प्रशंसित कवियों में से एक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं सिंदूरी सिंदूर नाम से देव के छंदों का संग्रह किया। नागरी प्रचारी सभा वाराणसी से देव ग्रंथावली का संपादन श्री गणेश बिहारी मिश्र ने श्री गणेश बिहारी मिश्र जो मिश्र बंधुओं में से एक हैं सन 1912 में किया। देव काव्य के मर्मी आलोचक लक्ष्मीधर मालवीय ने देव पर स्वतंत्र आलोचनात्मक पुस्तक के साथ देव ग्रंथावली का संपादन भी किया, जिसका प्रकाशन नेशनल पब्लिक हाउसिंग दिल्ली से हुआ। बाद में रीतिकाव्य संग्रह में जगदीश चंद्र गुप्त, भागीरथी मिश्र आदि विद्वानों ने इन कवियों की चुनिंदा कविताओं का संग्रह किया। देव पर केंद्रित कई उल्लेखनीय शोध कार्य हुए हैं, जिनका प्रकाशन भी हुआ। उल्लेखनीय पुस्तकों में डॉक्टर नागेंद्र की देव और उनकी कविता नेशनल पब्लिक हाउसिंग नई दिल्ली से प्रकाशित, लक्ष्मीधर मालवीय का शोध देव के लक्षण ग्रंथों का पाठ्य समस्याएं भी प्रशंसित हुआ। डॉक्टर बुद्धिराज का ग्रंथ देव काव्य में अभिव्यक्ति विधान और मंजू शर्मा के शोध ग्रंथ कवि देव की भाषा एक अध्ययन भी उल्लेखनीय है। समकालीन आलोचना के दौर में पाठ्य आलोचना की परंपरा का क्षरण हुआ है, सो इन कवियों की कविताओं पर नए सिरे से कम ही काम हुआ। विश्वविद्यालयों में भी रीतिकाव्य और उनके कवियों पर शोध कार्य के प्रति उदासीनता है। ठीक। आलोचना के समकालीन परिदृश्य में मतीराम और देव। आलोचना के समकालीन परिदृश्य में मतीराम और देव सीमा और संभावनाएं। द्विवेदी युग में महावीर द्विवेदी के रीतिकाव्य विषय के आलोचना की उदासीनता का प्रभाव हिंदी आलोचना में बाद तक देखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल जैसे कविता के मर्मी आलोचक भी रीतिकाव्य और उसके कवियों के प्रति उचित न्याय कर पाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, जगदीश चंद्र गुप्त, भागीरथ मिश्र और लक्ष्मीधर मालवीय जैसे आलोचकों ने रीतिकाव्य को देखने का नया नजरिया दिया। समकालीन हिंदी आलोचना में रीतिकाव्य पर कई उल्लेखनीय कार्य हुए। बच्चन सिंह का रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, प्रभुदयाल मित्तल का ब्रजभाषा का नायिका भेद, सुधीश पचौरी का रीतिकाव्य में फूको विचरण जैसे ग्रंथों में रीतिकाल को नए सिरे से देखा गया। ठीक। रीतिबद्ध कवि मतीराम और देव पर कई स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। मतीराम पर डॉक्टर त्रिभुवन सिंह की पुस्तक मतीराम और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला में प्रभाकर छोत्रीय द्वारा लिखित मतीराम महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। देव पर केंद्रित उल्लेखनीय ग्रंथों में भोलानाथ तिवारी का महाकवि देव और डॉक्टर नगेंद्र की देव और उनकी कविता जैसे स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक। इस इकाई की सारांश देख लीजिए अब। हिंदी आलोचना में मतीराम और देव विषयक इस इकाई के विस्तृत विश्लेषण के बाद निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमुख काल है। इसमें कविता, कला, संगीत और शास्त्र के साथ श्रृंगारिकता परक रचनाएं हुई। हिंदी आलोचना के आरंभिक दौर में रीतिकाल केंद्र में है। द्विवेदी युग में तुलनात्मक आलोचना में देव और बिहारी पर अनेक आलोचनात्मक बहसें हुईं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीन आलोचकों ने मतीराम और देव के आचार्य तत्व की अपेक्षा कवित्व को प्रमुख माना। मतीराम और देव संबंधित कई शोध कार्य हुए और कई स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए। हिंदी आलोचना में मतीराम और देव के मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों कवियों में श्रृंगार, सौंदर्य, स्वाभाविकता, प्रकृति चित्रण, नायिका भेद, ब्रज भाषा की सृजनात्मक छवि को रचा है। समकालीन आलोचना में इन कवियों के प्रति
उदासीनता दिखाई देती है, लेकिन रीति विषय कुछ ग्रंथों में इनकी कविताओं को नए सिरे से मूल्यांकित किया गया। देव और मतीराम के प्रमुख आलोचकों में डॉक्टर नागेंद्र भागीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीधर मारवी, त्रिभुवन सिंह, भोलानाथ तिवारी, प्रभाकर क्षत्रिय नाम क्षत्रिय का नाम लिया जा सकता है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लीजिए रीतिकाल से संबंधित। हाँ, तो रीतिबद्ध, रीतिबद्ध का अर्थ है लक्षण परंपरा का अनुसरण करने वाला कवि। ठीक, लक्षण परंपरा का अनुसरण करने वाला कवि। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध का अर्थ है शास्त्र और लक्षण परंपरा का अनुसरण न कर कविता में ही उसकी व्याप्ति करने वाला कवि। व्याप्ति करने वाले कवि को रीति सिद्ध कहा जाता है। रीति मुक्त, लक्षण परंपरा को अस्वीकृत करने वाले और निजी संवेदना को कविता में महत्व देने वाले कवि। और आलोचना, दो रचनाकारों के बीच उनकी साहित्य के मूल्यांकन की तुलनात्मक आलोचना। भाव अनुभूति का मतलब भावों की गहन अनुभूति। पाठ आलोचना का मतलब पाठ केंद्रित आलोचना। ठीक, पाठ केंद्रित आलोचना। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम लोगों ने देव और भूषण का यहाँ पर अध्ययन और अनुशीलन किया। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत आत्मिक आभार शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।